Hello students, welcome to my channel. This is Dr. Hanuman Singh Chauhan and you are watching my channel K for Chemistry. Today we are going to study Raman spectrum. And what is Raman spectrum? What is the Raman effect? Stokes lines, anti-Stokes lines we will study here in this topic. So let's start. The origin of Raman spectra is also due to the transition in rotational and vibration energy level. Hence, this spectrum also gives the same information as infrared spectrum gives. Actually, infrared and Raman spectroscopy are complementary to each other. बात यह है कि रमन स्पेक्ट्रम और वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम, जिसको हम आईआर स्पेक्ट्रम भी कह सकते हैं, ये इनका जो ओरिजिन है लगभग सेम है, लेकिन उसके बावजूद भी कई कंडीशंस के अंदर ये डिफर करते हैं। तो चलिए देखते हैं रमन इफेक्ट होता क्या है। इसे सर सीवी रमन ने डिस्कवर किया था मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए, और जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है वो उसे हम किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में से पास करें और उसके परपेंडिकुलर लाइट को जब हम देखते हैं तो उसमें इंसिडेंट लाइट के साथ साथ कुछ ऐसी लाइट भी दिखती हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी इंसिडेंट लाइट से या तो कम होगी या इंसिडेंट लाइट से ज़्यादा होती है। तो इस तरह की लाइट होती हैं, तो जिनकी जो फ्रिक्वेंसी कम होती है उनको हम कहते हैं स्टोक्स लाइंस, और जिनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है उनको हम कहते हैं एंटी स्टोक्स लाइंस। जिनकी फ्रिक्वेंसी कम है मतलब उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, जिनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा मतलब उनकी इंटेंसिटी कम है। तो देखिए सर, C.V. Raman discovered that when a monochromatic light of certain frequency is allowed to pass through a transparent substance, solid, liquid और गैस। यहाँ पर एक बात जो है इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो रमन इफेक्ट है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में ही अलाउ है, जबकि आईआर स्पेक्ट्रम जो है वो तीनों में अलाउ नहीं है। एंड द स्कैटर्ड लाइट इज सीन एट द राइट एंगल टू द इंसिडेंट लाइट। जो इंसिडेंट लाइट है उसके राइट एंगल पर हम 90 डिग्री के एंगल पर जब हम देखेंगे, देन द स्कैटर्ड लाइट कंटेन्स लाइंस ऑफ इंसिडेंट लाइट फ्रीक्वेंसी एज वेल एज सम ऑफ अदर लाइंस ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। जो इंसिडेंट लाइट है उसके साथ साथ कुछ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की लाइंस भी दिखाई देंगी, कुछ कम की होंगी, कुछ ज़्यादा की होंगी। देखिए आप, as well as other lines different frequencies mostly lower than the incident frequencies but sometimes higher also. This phenomena in which a slightly difference in the frequencies of incident and scattered light is observed is known as Raman effect. ये जो इफेक्ट आया जिसमें इंसिडेंट लाइट के साथ साथ लोअर फ्रिक्वेंसी और हायर फ्रिक्वेंसी की भी कुछ लाइंस दिखाई देती हैं, दिस इज नोन एज रमन इफेक्ट। द लाइंस ऑफ लोअर फ्रिक्वेंसीज आर कॉल्ड स्टोक्स लाइंस। जो लोअर फ्रिक्वेंसीज की लाइन थी उनको हमने स्टोक लाइंस कहा, जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, और जो हायर फ्रिक्वेंसी वाली लाइन थी मतलब जिनकी इंटेंसिटी कम थी, दैट इज नोन एज एंटी स्टोक्स लाइंस। तो चलिए देखते हैं इसका डायग्राम। ये इसका एक डायग्राम है, फिगर 2.19। इसमें ये लाइट सोर्स है। अब आप देखेंगे ये लाइट सोर्स है। इस लाइट सोर्स के अंदर लाइट सोर्स से लाइट निकली है, कॉल्यूमेटिंग लेंस के अंदर गई, वहां से एक स्लिट में गए, स्लिट से ये इंसिडेंट लाइट जो है वो सैंपल के ऊपर गिरती है। अब ये जो सैंपल है वो रमन इफेक्ट के लिए सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है। इसमें से जब इस लाइट को पास की तो इसके जो परपेंडिकुलर हमने स्पेक्ट्रोस्कोप में जब देखा तो हमको ये वाली लाइंस दिखाई देंगी। एच जो दूसरे वाले डायग्राम में दिखाई दे रहा है, इसमें हमको लाइंस दिखाई देंगी। तो कुछ लाइंस जो थी इंसिडेंट लाइंस तो दिखाई दी, लेकिन उसके साथ साथ कुछ लाइंस ऐसी भी दिखाई दी जिनकी फ्रिक्वेंसी कम थी, जिनको हमने स्टोक्स लाइंस कहा, और जिनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा थी उनको हमने एंटी स्टोक्स लाइन कहा। तो इनके बीच का जो डिफरेंस था, इन फ्रिक्वेंसीज के बीच का जो डिफरेंस था, इसको हमने कहा रमन फ्रिक्वेंसी। देखिए ऊपर वाली लाइन में लिखा है, रमन आल्सो प्रपोज्ड एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट दैट द डिफरेंस इन द फ्रिक्वेंसीज ऑफ इंसिडेंट एंड स्कैटर्ड लाइट। इंसिडेंट लाइट को हम न्यू 1 कहें तो स्कैटर्ड लाइट को न्यू 2 कर दें, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है न्यू 1 माइनस न्यू 2, इसको हमने कहा रमन फ्रिक्वेंसी न्यू आर, जो कि कांस्टेंट रहेगा। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब रमन फ्रिक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रमन फ्रिक्वेंसी है ये किसी भी लिक्विड, सॉलिड या गैस, किसी भी सब्सटेंस का एक कैरेक्टरिस्टिक्स वेवलेंथ हो, कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रिक्वेंसी हो गई।
जिससे हम उस सब्सटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि वो कांस्टेंट होती है। इन विच अ लाइट इज मेड टू पास एंड अलोंग विद दैट इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इनके जो बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। चलिए आगे चलते हैं अब हम। It is already known that Raman spectrum and infrared spectrum give similar type of information regarding structure of compound. Regarding structure of compound, Raman spectrum और IR स्पेक्ट्रम जो है वो सेम तरह की इंफॉर्मेशन हमको देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी रमन स्पेक्ट्रम कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन देता है जो IR स्पेक्ट्रम हमको नहीं दे पाता। जो है देखिए, बहुत तीनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। रमन स्पेक्ट्रम इज नॉट ओनली यूज्ड फॉर गैसेस बट इट कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर लिक्विड एंड सॉलिड। रमन स्पेक्ट्रम जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के लिए ही अप्लाई किया जा सकता है, while infrared spectra for solid and liquids are quite diffused and unclear. इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा जो है केवल सॉलिड के लिए ही गैस के लिए देता है, सॉलिड और लिक्विड के लिए कैसा देता है, डिफ्यूज्ड और अनक्लियर, मतलब कोई क्लियर कट नहीं आता है सॉलिड और लिक्विड के लिए, ये गैस के लिए तो दे देता है। दूसरा है एन कन्वीनियंट सोर्स कैन बी यूज्ड इन रमन स्पेक्ट्रम। रमन स्पेक्ट्रम के अंदर आप कोई सा भी लाइट सोर्स काम में ले सकते हो, लेकिन इंफ्रारेड में ऐसा नहीं है। इंफ्रारेड में एक पर्टिकुलर लाइट सोर्स ही काम में लेना होता है, जिसकी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है, लेकिन रमन में ऐसा नहीं है। रमन में सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी ले सकते हो, लाइट ऑफ सोर्स कुछ भी ले सकते हो। थर्ड, रमन इफेक्ट इज ओनली गिवन बाय पोलर कंपाउंड बट इट इज नॉट ट्रू। ऐसा कहा जाता है कि रमन जो इफेक्ट है वो केवल पोलर कंपाउंड ही देते हैं, जो कि सही नहीं है। Non-polar compound like O2, N2, Cl2, H2, etc. can also give Raman spectrum. Thus, only Raman spectrum can provide knowledge about vibration energies of non-polar compound. Because for IR spectrum, it is necessary for a compound to be polar. IR spectrum के लिए कंपाउंड का पोलर होना जरूरी है। कंपाउंड का पोलर होना जरूरी है, उसमें डाइपोल मोमेंट का होना जरूरी है IR स्पेक्ट्रम के लिए, लेकिन रमन स्पेक्ट्रम के लिए ऐसा नहीं है। रमन स्पेक्ट्रम जो है पोलर कंपाउंड भी दे सकते हैं और नॉन पोलर कंपाउंड भी दे सकते हैं। पोलर कंपाउंड तो जनरली IR स्पेक्ट्रम में देता ही है, लेकिन नॉन पोलर कंपाउंड नहीं दे पाता, तो नॉन पोलर कंपाउंड रमन इफेक्ट के अंदर पता चलता है। अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ रमन स्पेक्ट्रम। अब जो रमन स्पेक्ट्रम की एप्लीकेशन है वो आप देखेंगे क्या है। Raman frequencies VR of concentrated nitric acid is same as that of dilute solution of nitrites, while the Raman frequency of dilute acid is similar to the solution of nitrate. Hence, it is clear the structure of concentrated and dilute nitric acids are, जो इनका जो स्ट्रक्चर को बताने के लिए ये रमन फ्रिक्वेंसी है कि इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से रहता है। कंसंट्रेट का जो नाइट्रिक एसिड है उसका होता है HONO2, डाइल्यूट का होता है HNO3। सिमिलरली रमन फ्रिक्वेंसीज ऑफ 25% सल्फ्यूरिक एसिड, 25% जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसकी रमन फ्रिक्वेंसी KHSO4 की होती है। इट विल बिकम सिमिलर टू दैट ऑफ K2SO4 फ्रिक्वेंसी। K2SO4 की फ्रिक्वेंसी के ही सिमिलर होती है, जो ये शो करती है कि HSO4 आयंस इंटरमीडिएट की तरह इसके अंदर होते हैं। थर्ड है कार्बन मोनोऑक्साइड के स्ट्रक्चर को ये कंफर्म करती है। रमन स्पेक्ट्रम कंफर्म्स द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके अलावा NaCl, KCl, CaCl2 एल्कली मेटल्स के जो हैलाइड्स हैं डू नॉट शो रमन फ्रिक्वेंसी। एल्कली मेटल्स के जो हैलाइड हैं NaCl, KCl, CaCl2 एटसेट्रा डू नॉट शो रमन फ्रिक्वेंसी, बट नॉन मेटल हैलाइड्स और नॉन मेटल क्लोराइड्स like HgCl2, Hg2Cl2, ZnCl2 etc. show strong lines. Thus, presence of covalent bond in Hg2Cl2 is proved. Hg2Cl2 में जो कोवलेंट बॉन्ड है उसके प्रेजेंस को यहाँ शो करता है। तो जो हैलाइड हैं, एल्कली हैलाइड, डज नॉट शो रमन फ्रिक्वेंसी। ड्यू टू द लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ CO2, it must have 3 modes. CO2 के लीनियर स्ट्रक्चर से ये सिद्ध होता है कि इसके अंदर 3
तीन जो है वो मोड हैं, जिसमें से दो आईआर के हैं और एक रमन का है, जिसे हम एक्सपेरिमेंटली भी कंफर्म कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ तीन हमको मोड प्राप्त हुए हैं, तीन फ्रीक्वेंसीज प्राप्त हुई हैं, जिसमें रमन की एक है जो 1340 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त हुई है, बाकी जो दो हैं वो आईआर एक्टिव हैं, वो आईआर एक्टिव है। नेक्स्ट है रमन स्पेक्ट्रा आल्सो यूज्ड इन स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई डिटरमाइन करने में भी रमन स्पेक्ट्रा का अच्छा यूज है। अब इसकी जो लिमिटेशंस है वो एक बार देख लीजिए, दो हैं। इट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर नॉन फ्लोरेसेंट सब्सटेंसेस हुज एब्जॉर्प्शन इज वीक। नॉन फ्लोरेसेंट सब्सटेंस के लिए भी ये यूज होता है, लेकिन उनका जो एब्जॉर्प्शन है वो वीक होता है। इन रमन स्पेक्ट्रम ओवरटोन एंड कॉम्बिनेशन बैंड्स आर जनरली वीक। रमन स्पेक्ट्रम में ओवरटोन और कॉम्बिनेशन बैंड्स जो होते हैं वो जनरली वीक आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये काफ़ी हद तक एक्यूरेट है और काफ़ी हद तक एक ठीक हमको इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर्स के बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स के बारे में और उसके आइडेंटिफाई करने के बारे में हमको जानकारी देता है। तो साथियों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप मुझे याद दीजिए और हाँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें। कोई आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।